नमस्कार, संजीवनी आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम उत्तराखंड के अध्याय यानी उत्तराखंड के इतिहास के द्वितीय अध्याय के अध्ययन के लिए पुनः उपस्थित हो गए हैं। तो पिछले जो वीडियो में या पिछले अध्याय में हमने पहले वंश के बारे में बात की थी, यानी कुणिल वंश के बारे में बात की थी, और हमने इसको दो भागों में पूरा किया था। और मुझे आशा कि हमने इसको विस्तार पूर्वक गुणता के साथ और सरलता के साथ इसको अध्ययन कर लिया है और हम सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि कुणिंदों के पश्चात उत्तराखंड का क्या हुआ। तो इसीलिए आज हमारा जो हेडिंग है उसका नाम है कुणिंदों के पश्चात उत्तराखंड। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कुणिंदों के पश्चात हम कब तक उत्तराखंड पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस अध्याय में कुणिंदों के बाद से लेकर कब तक का उत्तराखंड पढ़ेंगे हम। तो इस अध्याय में हम कुणिंदों के पश्चात से लेकर कार्तिकेयपुर वंश, जो एक महत्वपूर्ण और महान राजवंश है उत्तराखंड का, तो कार्तिकेयपुर वंश से पहले तक जितने वंश उत्तराखंड में आएंगे हम उस सभी का अध्ययन करने वाले हैं। इसका मतलब हुआ कि कुणिंदों के पश्चात उत्तराखंड और कार्तिकेयपुर से पहले का उत्तराखंड का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। और इस अध्याय में और इस काल में हमें बहुत ढेर सारे राजवंश, छोटे छोटे राजवंश मिलेंगे। जैसे भारत में एकीकरण हुआ था गुप्तों के टाइम पे, मौर्यों के टाइम पे वगैरह वगैरह, और उनके बीच में जो है विकेंद्रीकृत भारत नजर आया था। तो इसी प्रकार से कुणिंदों के टाइम पे भारत उत्तराखंड का एकीकरण हुआ राजनीतिक, और कार्तिकेयपुर के टाइम पर भी हुआ। लेकिन जो इसके बीच का समय है तो उस टाइम पे हमें विकेंद्रीकृत उत्तराखंड मिलेगा, और इस टाइम पे कई लघु राज्यों की उत्पत्ति होगी और उन लघु राज्यों को हमने एक एक करके सरलतापूर्वक समझना है, जो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती भी होगी। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं, क्योंकि हम इन सारी चुनौतियों को तथ्य के रूप में, प्रमाण के आधार पर जो है ठीक ठीक पढ़ने में अवश्य सफल होंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अध्याय द्वितीय। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे। तो अगर हम कुणिंदों के पश्चात के उत्तराखंड के बारे में बात करें तो इस काल को हम 3 हिस्सों में विभाजित कर लेंगे। मुझे लगता है पीला रंग ज्यादा नहीं दिखाई देगा हमको, तो हम ले लेते हैं अपना नीला रंग। तो इसको देखते हैं ध्यान से। तो देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए ना हम इसको 3 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। मतलब कि एक जो होगा गुप्तों से पूर्व उत्तराखंड, गुप्तों से पूर्व उत्तराखंड, पूर्व उत्तराखंड पहला भाग हमारा ये हो जाएगा। और ये देखेंगे कि गुप्त काल से पहले उत्तराखंड में कौन कौन से राजवंश शासन कर रहे थे। दूसरा हो जाएगा हमारा गुप्तकालीन उत्तराखंड, गुप्तकालीन उत्तराखंड। और तीसरा हो जाएगा हमारा गुप्तों के पश्चात उत्तराखंड, गुप्तों के पश्चात उत्तराखंड। तो ये जो है 3 भाग हो जाएंगे, यानी कि हमने अपने समय अवधि को 3 हिस्सों में विभाजित किया है। तो पहला हमने कहा है गुप्तों से पहले उत्तराखंड में कौन कौन से राज्य थे, दूसरा है गुप्तकालीन उत्तराखंड, और तीसरा है गुप्तों के पश्चात उत्तराखंड। तो इस तरह से काल विभाजन करने से हमारी जो अध्ययन है वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा सरल हो जाएगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं। पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा गुप्तों से पूर्व उत्तराखंड, गुप्तों से पूर्व उत्तराखंड। तो ये हमारा पहला हेडिंग हो गया, ठीक है ना। तो इस काल में हम ये देखने वाले हैं कि गुप्तों मतलब कुणिंदों के पश्चात, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि कुणिंदों का जो काल रहा है वो 2री या 3री शताब्दी तक लगभग रहा है, और हम उससे आगे के बात पढ़ने वाले हैं और गुप्तों से पहले तक के राजवंश को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें तमाम राजवंशों की उत्पत्ति होने वाली है। जैसे शकों राजवंश या तो उत्पत्ति होने वाली है, आने वाले हैं उत्तराखंड में। तो जैसे शक है, कुषाण है, यौध्य है, आदि आदि। तो हम उनको एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पहले राजवंश के बारे में। तो अगर हम जरा ध्यान देखें इस बात को, अगर ध्यान से देखें सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले है हमारा शक एवं कुषाण वंश, शक एवं कुषाण वंश। तो इन्होंने भी उत्तराखंड पर राज किया था, ऐसा हमें पता चलता है।
तो इन्हीं के बारे में हम पहले बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो पहले हम एक उत्तराखंड का मानचित्र ले लेते हैं, उत्तराखंड का मानचित्र। और इसमें हम अगर हम बात करें, चलिए इसी को ले लेते हैं, ये हमारा मानचित्र हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो हुआ ये है, अगर हम इसको देखें जरा ध्यान से, तो उत्तराखंड में ना, अगर ये उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, अगर ये पूरे इलाके को ले लें, तो देखिए यहां तक तो शिवालिक है, और शिवालिक के बाद ये हमारा भाबर क्षेत्र है, भाबर, और उसके बाद जो आता है हमारा तराई क्षेत्र आता है, और तराई के बाद जो आता है हमारा मैदानी क्षेत्र आता है, मैदानी क्षेत्र आता है, गंगा का मैदान से मतलब है, ठीक है ना। ज्योग्राफी में ये बात कॉमन पता होती है हमें। तो कुल मिला के अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो जब हम अगर देखें तो संपूर्ण भारत का इतिहास से उत्तराखंड का इतिहास भी जो है निर्धारित होता है। तो हुआ यह था कि मौर्यों के पश्चात जब मौर्य दुर्बल हो गए, तो उसके बाद भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। तो इन विदेशी आक्रमणों में जो एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था वो शकों का आक्रमण हुआ था। और जब शकों का आक्रमण हुआ था, तो विद्वानों का मानना यह है कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में शकों ने आक्रमण किया। और शकों ने जब आक्रमण किया, तो ये मैदानी क्षेत्र शकों के अधीन चले गए। लेकिन इसके ना कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण नहीं मिलते। तो सारे विद्वान इस बात का उल्लेख नहीं करते कि उत्तराखंड में शक आक्रमण हुए ही थे। लेकिन तो भी कुछ ऐसा कहा जाता है या माना जाता है, या कुछ अवधारणाएं हैं कि उत्तराखंड में जो सूर्य पूजा हुई, सूर्य मंदिर थे, तो वो शकों के जो है प्रभाव को परिलक्षित करते थे। लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि उत्तराखंड में सूर्य पूजा के प्रमाण इसी टाइम से मिलते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शकों के आने से उत्तराखंड में सूर्य मंदिर का जो निर्माण था और जो सूर्य पूजा थी, उसका प्रभाव कुछ बढ़ गया था। तो शकों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो है हमारे कुषाणों के बारे में। कुषाण, तो अगर हम बात करें कुषाणों के बारे में ध्यान से, तो देखिए ये जो कुषाण है, ये चीन की एक लड़ाकू जाति थी। और ये जो है जब भारत की ओर आई, तो इस प्रतापी जाति ने और ये युद्धजीवी जाति ने अपनी वीरता के जो है परचम लहराए। और इन कुषाणों का जो राज्य था, ये मध्य एशिया से ना, मध्य एशिया से उत्तर भारत तक फैल गया, उत्तर भारत तक फैल गया। और अगर हम इसके बारे में बात करें, तो कुषाण का जो महानतम शासक था, उसका नाम कनिष्क फर्स्ट है, कनिष्क फर्स्ट है प्रथम। तो इसके काल में मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक कुषाणों का राजपाट फैल गया। तो कुषाणों के बारे में उत्तराखंड में कि कुषाण आए थे कि नहीं आए थे, ये बहुत अच्छे ढंग से हमें पता चलता है। ऐसे पता चलता है, अगर हम जरा ध्यान से देखें, तो कनिष्क और उसके बाद के यानी कि परवर्ती शासक जो हैं शासक, तो इन शासकों की जो तमाम स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं हैं, बड़ी संख्या में उत्तराखंड के तराई भाबर वाले इलाके से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तराई भाबर इलाके से प्राप्त हुई हैं। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, अगर हम इसको देखें ना, तो अगर ध्यान से देखा जाए इसको, तो देखिए अगर ठीक है, तो ये जो इलाका है, तो इस इलाके में जो दक्षिणी इलाका है उत्तराखंड का, तराई भाबर वाला इलाका, तो यहां से तमाम कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो श्री यशवंत सिंह कठौत जी इसका बहुत ज्यादा विस्तार करते हैं, वर्णन करते हैं, और वो उत्तराखंड के क्षेत्र से जितनी भी कुड़िंद मुद्राएं मिली हैं उनका ये विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो इनके अनुसार उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों से मुद्राएं मिली हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कुड़िंद मुद्राओं के बारे में, कुड़िंद मुद्राएं, कुड़िंद मुद्राएं, ठीक है। तो ये जो कुड़िंद मुद्राएं हैं, तो एक एक करके इनका हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, श्री यशवंत सिंह कठौत कहते हैं जो कनिष्क ना प्रथम है,
तो यहां से मुद्रा मिलना शुरू हो गई हैं। कनिष्क प्रथम, तो इसकी मुद्राएं उत्तराखंड के काशीपुर से प्राप्त होती है, काशीपुर से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक राजा है जिसका नाम है हुविष्क। हुविष्क, तो हुविष्क की जो ना स्वर्ण मुद्राएं हैं, सभी के अधिकतर स्वर्ण मुद्राएं ही हैं। तो अगर हुविष्क की बात करें तो मुनि की रेती से, मुनि की रेती से इसकी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें, तो ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार से एक राजा है जिसका नाम है वासुदेव फर्स्ट ना, वासुदेव प्रथम। तो इसकी जो मुद्राएं मिली हैं ये खटीमा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो जो वासुदेव प्रथम है इसकी मुद्रा बिजनौर के एक जगह है जिसका नाम है टीप का टीला। तो यहां से वासुदेव फर्स्ट की मुद्रा मिली है। वैसे 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन गिनतियों से हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को नहीं बताना है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें तो एक है जैसे वासुदेव सेकंड है, तो वासुदेव जो सेकंड की जो मुद्राएं मिली हुई हैं वो गोविशाण के टीले से मिली हैं, गोविशाण के टीले से मिली हैं। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं फटाफट। तो इसी प्रकार से खटीमा के निकट एक जगह है जिसका नाम है कंचनपुरी, यहां से भी मुद्रा मिली है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे, जैसे मोरध्वज है, मोरध्वज, तो यहां से भी मुद्रा मिली हुई है। इसी प्रकार से अगर आप बात करें वीरभद्र, तो यहां से भी मुद्रा मिली है। तो कुल मिला के ये तमाम जैसे इलाके ऐसे हैं जहां से कुड़िंदों की, ये जो कुषाणों की जो है मुद्राएं मिली हुई हैं। 1-2 मुद्राओं का और भी वर्णन डॉक्टर कठौच करते हैं, लेकिन हमारा काम चल जाएगा, कहने का मतलब ये है। चलिए, तो ये तमाम जो मुद्राएं हैं तो ये इस बात की द्योतक हैं कि उत्तराखंड में जो इसकी जो तराई भाबर वाले इलाके में प्राप्त हो रही हैं, तो उससे पता चलता है कि कुषाणों ने उत्तराखंड की धरती पर यानी कुड़िंदों के दक्षिणी इलाकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब बात करते हैं आगे। तो ये सारी मुद्राएं हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो कनिष्क प्रथम लिखा हुआ है, हुविष्क लिखा हुआ है, वासुदेव लिखा हुआ है, वासुदेव द्वितीय लिखा हुआ है, खटीमा से कंचनपुरी एक जगह है, वहां से स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, मोरध्वज से मिली हैं, वीरभद्र से मिली हैं, वगैरह वगैरह। तो तमाम जगहों से जो है मुद्राओं का हमें बहुत, एक कह सकते हैं कि हमारे लिए तो ये अमूल्य धरोहर या खजाना है। तो ये कुषाणों के आक्रमण और उनके यहाँ राज्य स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो अब बात करते हैं आगे। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो ये जो तमाम सारी जो मुद्राएं हैं, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में जो कुषाणों के प्रभाव को स्पष्ट करती हैं। और अब एक खास बात क्या है, खास बात वो ये है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि ना आगे वाले वंशों में पढ़ेंगे वैसे तो हम, तो एक वंश है जिसका नाम है यौधे ना, एक वंश है जिसका नाम है यौधे। तो जो यौधे है ये हिमाचल वाले इलाके में थे, अब ये आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो यौधे ने क्या किया ना, तो इन लोगों ने एक संघ का निर्माण किया, और संघ का जो निर्माण किया, तो सबसे पहले ये बात तो है, अल्टेकर महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं इस बात को समझिए। तो अल्टेकर महोदय कहते हैं कि यौधे ने एक संघ का निर्माण किया, और जो कुड़िंद जो थे बचे हुए थे, क्योंकि कुषाणों ने, शकों ने तो दक्षिण इलाकों में भाग वो किया था, और वो लोग जो हैं
उत्तराखंड की धरती पर जो है पर्वतीय धरती में नहीं आ पाए थे, तो कुड़िंद अभी भी बचे हुए हैं इस इलाके में। तो अल्टेकर कहते हैं कि यहां पर जो योद्धे संघ था, तो इन लोगों ने, जैसे यहां पे कुड़िंद है, कुड़िंद जाति है, उन लोगों के साथ अर्जुयायन आदि जातियों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया, और संघ का निर्माण करके इन लोगों ने कुषाणों को यहां से भगा दिया। तो इसका परिणाम यह हो गया कि कुषाणों को इन्होंने उत्तराखंड की धरती को मुक्त करा लिया, ऐसा अल्टेकर महोदय का कहना है। तो कुल मिलाके ये मान ले परीक्षा की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है कि उत्तराखंड की धरती से कुषाणों को खत्म करने में, हटाने में किस वंश की महती भूमिका थी, और वो हैं योद्धे, जिन्होंने गण का निर्माण किया और उससे जो है कुषाण जो है समाप्त हो गए। अच्छा, इस संबंध में ना श्री कटौच महोदय एक और स्टेटमेंट की बात करते हैं, उसको भी सुन लेना चाहिए। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हरिदत्त वेदालंकार। हरिदत्त वेदालंकार ये क्या कहते हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। तो वो ये कहते हैं कि जब कुषाणों का जो पतन हुआ वो क्यों हुआ, तो वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं। वो कहते हैं कि कुषाणों में जो सेंट्रल पावर थी वो दुर्बल हो गई थी, एक ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि पश्चिम में सासानी साम्राज्य था, उसके उभरने के कारण ये बर्बाद हुए, और पूरब में जो है योद्धे राज्य का उदय हो रहा था, इसलिए जो है कुषाण बर्बाद हो गए। यानी कि कुषाणों के बर्बाद होने में मुख्यतः 3 कारण थे। एक था सेंट्रल पावर का कमजोर होना, पश्चिम में सासानी वंश की उत्पत्ति, और पूरब में योद्धे वंश की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से जो है योद्धेयों ने कुषाणों के प्रभाव को समाप्त कर दिया, और वो केवल उत्तराखंड के यानी कुड़िंदों के केवल मैदानी इलाकों तक ही अपना शासन स्थापित कर सके, और उनका शासन ये दीर्घायु नहीं हो पाया। तो यशवंत सिंह कटौच जो है अगले वंश का वर्णन करते हैं, और ये जो अगला वंश है पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अगला वंश है ये है युगशैल का वार्ष्णेय वंश, ठीक है। तो डॉक्टर कटौच क्या कहते हैं इस बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो वो कहते हैं कि ये जो युगशैल है ना, तो युगशैल मतलब कालसी, आज का कालसी। तो कालसी में शीलवर्मन नाम का राजा राज कर रहा था, और इसका जो समय माना गया है ये 250 से लेके 300 ईस्वी के करीब माना गया है, ठीक है ना। शीलवर्मन नाम का राजा राज कर रहा था, ऐसा पता चलता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो शीलवर्मन है ना, इसकी क्या विशेषता है कि इसका जो राजवंश है ये वार्ष्णेय वंश है, वैसे इसे गोत्र कहा गया है। और इससे पता चलता है कि जो कालसी यानी युगशैल नामक जो जगह थी, युगशैल में, तो ये राजा राज कर रहा था इस काल में, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इस राजा के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है। तो देखिए, जानकारी के स्रोत ये हैं, असल में हुआ ये है कि इस राजा ने ना यमुना जो नदी है, नदी उसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी वाम किनारे में ना, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ किए। और जब ये 4 अश्वमेध यज्ञ किए तो इस अश्वमेध यज्ञ की ईंटें प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। इस अश्वमेध यज्ञ की ईंटें प्राप्त हुई हैं, और ये जो ईंटें हैं ना, ये देहरादून का एक बाड़वाला क्षेत्र है, या बाणवाला गांव है, बाड़वाला गांव इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
तो यहां से ये ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो इन ईंटों में ना इससे पता चलता है कि इसने यमुना नदी के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और इन ईंटों में एक लेख भी लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, तो इन लेख में ये लिखा हुआ है, लेख में लिखा हुआ है कि नृपते वार्षगणस्य पौंषस्थस्य धीमतः। तो ये जो है ब्राह्मी लिपि में ये जो है लेख लिखा हुआ है। अगर आप इसको जरा सॉरी ब्राह्मी लिपि जो ये जो लेख लिखा हुआ है, अब इसमें अगर हम ध्यान देखें तो इन ईंटों से क्या पता चलता है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चलती है इसके बारे में कि ये जो शासक है ये वार्षगणस्य वंश या गोत्र का शासक था और ये पूर्ण नामक राजा का 6वीं पीढ़ी का था। तो अब इससे क्या क्या बातें पता चलती है इस बात को देखते हैं। तो एक तो पहली बात तो कि कालसी को पहले यूसेल कहा जाता था, वहां का शासक जो है वो शीलवर्मन है। तो यहां पे हम पहले इसको लिख देते हैं शीलवर्मन ना, शीलवर्मन। और शीलवर्मन ने यमुना के उल्टी हाथ को यानी कि बाएं हाथ लेफ्ट हैंड साइड को 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और इसके अलावा ना विद्वानों का एक मानना और भी है, उसको भी ध्यान देख लेते हैं। तो देखिए जो पूर्ण शब्द है ना, पूर्ण नाम, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी शक या कुषाण का नाम है, ऐसा विद्वानों का कहना है। तो उनका कहना है कि शायद ये कोई शक या कुषाण राजा रहा होगा पूर्ण। और चूंकि फिर हमें ये भी पता है, इतिहास के विद्यार्थियों को पता होता है कि शक और कुषाण भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए थे। तो ये लोग भी भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए होंगे और इसलिए बाद के राजा में जो 6ठे राजा हुए उनका नाम शीलवर्मन हुआ, शीलवर्मन हुआ ये। तो इस प्रकार से इतनी जानकारी मिलती है हमें इन ईंटों से। और ये है हमारा युक्सेल का वार्षगण्य गोत्रीय वंश। अब हम बात करते हैं अगले राजवंश के बारे में। तो देखते हैं ये राजवंश कौन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये है गोविषाण का मित्र वंश। तो इस बात को जरा ध्यान से देखेंगे या सीखेंगे। तो देखिए हुआ ये है ना, गोविषाण जो हमारा उधम सिंह नगर जनपद है उसका जो काशीपुर है, तो वहाँ पर एक जगह को गोविषाण कहा गया है। ह्वेनसांग ने भी इसका वर्णन किया था। तो यहाँ से ना एक ईंट में ब्राह्मी भाषा में एक लेख लिखा हुआ है, ब्राह्मी भाषा में एक लेख लिखा हुआ है। और उस लेख से पता चलता है कि इस इलाके में जो मातृ मित्र और पृथ्वी मित्र जैसे नाम के शासक इस इलाके में राज करते थे, ऐसा पता चलता है। तो पता नहीं कौन से वंश का है, लेकिन इनके नामों के अंत में मित्र आता है, इसीलिए विद्वानों ने इसे मित्र वंश कह दिया है। ठीक है ना, इसे मित्र वंश कह दिया है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा काशीपुर वाला इलाका है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले वंश के बारे में। तो ये जो है शिव भवानी वंश है। थोड़ा हम मार्कर बदल लेते हैं। ये हमारा अगला है शिव भवानी वंश। ये छोटे छोटे वंश हैं, शिव भवानी वंश। तो शिव भवानी वंश के बारे में क्या खास बात है इसको भी देख लीजिए। तो हुआ ये है कि ये जो अंबाड़ी शिलालेख है, अंबाड़ी देहरादून का एक गांव है, तो यहां से एक शिलालेख प्राप्त हुआ। तो उससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि यमुना नदी की घाटी में शिव भवानी नाम का शासन कर रहा था। चूंकि इसका भी नाम
पता है लेकिन इसके राजवंश का नाम नहीं पता, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, शिव भवानी वंश कह दिया गया, शिव भवानी वंश कह दिया गया। तो इस तरह से ये दो छोटे राज्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं हम आगे और कौन कौन से राजवंश हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए इनके बारे में ध्यान से। तो एक जो राजवंश है, महत्वपूर्ण राजवंश, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है कुलूत वंश, कुलूत वंश, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि कुलूत वंश के बारे में हमें जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो देखिए श्री कठौच लिखते हैं कि मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में भी इनके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर आप जानते हैं मुद्रा राक्षस किसने लिखी है तो कमेंट में आप हमें लिख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके अलावा जो है मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो इसमें फिर एक पुस्तक और है जिसका नाम है वृहत संहिता। तो वृहत संहिता से भी कुलूतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें कुलूत के बारे में, तो देखिए ये जो वंश है ना, ये कुल्लू घाटी में, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में राज कर रहा था, ठीक है। और असल में इस समय 30वीं शताब्दी में एक राजा था इनका, और इस राजा का नाम है वीरयस, वीरयस। अब हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो हुआ ये है, इसकी एक मुद्रा जो है ना, वर्गाकार मुद्रा, तो ये औदुंबर मुद्राओं के साथ मिली है, ऐसा श्री कठौच कहते हैं, औदुंबर मुद्राओं के साथ मिली है। और इसकी एक मुद्रा जो है, एक जो मुद्रा है, ये जॉन मार्शल को सिरकप नामक स्थान से मिली है। ये शब्द पहले भी आया था, याद कीजिए, तक्षशिला पाकिस्तान में है। तो इसमें क्या लेख लिखा हुआ है उस लेख को आप ध्यान से देखिएगा। तो इन मुद्राओं में जो लेख लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है राज्ञ कुलूतस्य वीरयस्य, ये लिखा हुआ है। और एक मुद्रा जो है जो सिरकप से मिली है उसमें लिखा हुआ है राना कुलूत वीरयस, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो मुद्राएं हैं, तो इससे पता चलता है कुलूत शासक वीरयस जो है 30वीं शताब्दी में ईसा की शासन कर रहा था। कहां शासन कर रहा था? कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था, ऐसा हमें पता चलता है। अब बात करते हैं आगे, अगला वंश कौन है। तो अगर अगले वंश के बारे में बात करें तो ये है शिव भवानी वंश, शिव भवानी वंश। हम ना एक साथ इन वंशों को अपने मानचित्र में दर्शाएंगे अभी अंत में। तो अगर हम शिव भवानी वंश के बारे में बात करें तो देखिए असल में ना ये जो शिव भवानी शासक है, तो इस शासक के बारे में देहरादून में एक जगह है जिसका नाम है अंबाड़ी गांव। तो वहां से एक शिलालेख मिला था, शिलालेख, और इस शिलालेख से पता चलता है कि एक जो शासक था जिसका नाम था शिव भवानी, शिव भवानी। तो ये जो शिव भवानी था इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था, ऐसा पता चलता है। और देहरादून वाले इलाके में ये राज कर रहा था। इसका वंश कौन सा है पता नहीं, तो इसलिए विद्वानों ने इसी को शिव भवानी वंश कह दिया है। और अब ये अभिलेख जो है ऐसा उपलब्ध नहीं है, ऐसा श्री कठौच कहते हैं। तो हमने बात की है किसके बारे में? कुलूतों के बारे में, जिनका जो शासक है कौन है? वीरयस है। और इसी प्रकार से हमने दूसरे वंश के बारे में या अगले वंश के बारे में बात की जो कि शिव भवानी वंश है। अच्छा, एक वंश और ले लेते हैं साथ में, और ये जो वंश है हमारा, अगर हम इसके बारे में बात करें ध्यान से, तो ये जो वंश है ये है आपका गोविषाण का, गोविषाण का।
मित्र वंश, गोविषाण का मित्र वंश। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान देते हैं। तो देखिए क्या है कि गोविषाण जो है हमारा जो उधम सिंह नगर है उसका जो काशीपुर है तो उसको ह्वेनसांग ने गोविषाण कहा है। तो यहाँ पे बार बार उत्खनन हुआ है और यहाँ से ना कुछ ईंटें मिली हुई हैं और उन ईंट में जो लेख लिखा हुआ है उससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में मात्र, मित्र और पितृमित्र नाम के शासक यहां राज कर रहे थे। तो इनका वंश कौन है पता नहीं, लेकिन चूंकि दोनों के नाम में मित्र लगा हुआ है तो इसीलिए विद्वानों ने इसे मित्र वंश नाम दे दिया है, मित्र वंश नाम दे दिया है, ऐसा अनुमान विद्वानों ने किया है। तो हमने बात कर ली है गोविषाण के मित्र वंश के बारे में, शिव भवानी वंश के बारे में, और हमने बात की है किसके बारे में, कुलूत वंश के बारे में। अब हम अपने अंतिम वंश की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको जरा ध्यान से। तो अभी तक हमने जो सीखा है पहले हम उसको अपने इस मानचित्र में प्लॉट करके देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा है अगर हम उसको देखें तो हमने ये कहा था कि ये जो इलाका है ना, जो हिमाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, तो हमने यहाँ पे योद्धेयों के बारे में बात की थी, योद्धेय है ना। इसके अलावा हमने अगर बात की है कुलूतों के बारे में, कुलूत, तो हमने इनको कुल्लू घाटी में बात की थी। और इसी प्रकार से जो है अगर हम बात करें, ये कांगड़ा हो गया, ये कुलूत हो गए। इसके अलावा हमने ये जो गोविषाण वाला इलाका है, गोविषाण में तो हमने यहाँ पे मित्र वंश के बारे में बात की थी। और जो देहरादून वाला इलाका है तो यहाँ पे हमने शिव भवानी वंश के बारे में बात की थी। तो इस प्रकार से इन इलाकों में जो है ये अलग अलग जो राज्य या वंश राज्य कर रहे थे। तो अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा इसको ध्यान से कि योद्धियों ने बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया था वगैरह वगैरह। तो ये वाला जो इलाका था ना, इधर वाला इलाका थोड़ा कम मान लीजिए इसको, तो यहाँ पर अभी भी कुड़िंद शेष थे। ठीक है, यहाँ भी अभी भी कुड़िंद शेष थे। तो अब हमारा जो वंश है यही वंश है, यानी कि इसको हम नाम देंगे परवर्ती कुड़िंद। तो पहले इसको लिख लेते हैं परवर्ती कुड़िंदों के बारे में, परवर्ती कुड़िंदों के बारे में। तो ये है परवर्ती कुड़िंद वंश। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, सीखने लायक चीज है, अच्छा लगेगा। तो हमने क्या कहा कि जो हिमाचल प्रदेश में दो इलाके हमने बात की थी, एक में हमने बात की थी योद्धे के बारे में बात की थी, शिव भवानी के बारे में बात की है, कुलूतों के बारे में बात की है, ये तो खैर यहाँ आ गया, गोविषाण के मित्र राज्य के बारे में बात की है। और हमने कहा था कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कुछ क्षेत्रों में जो है कुड़िंद अभी भी शेष थे, तो उनको पर्वतीय कुड़िंद जो है शासक कहा गया है। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ यह था कि दूसरी तीसरी शताब्दी में जब कुड़िंद नष्ट हो रहे थे तो उसी टाइम पर शक और कुषाण आ गए। दूसरी तीसरी शताब्दी में जब कुड़िंद नष्ट हो रहे थे तो शक और कुषाण आ गए और फिर उनको नष्ट करने के लिए योद्धे आगे बढ़े और योद्धे ने कुड़िंदों के साथ मिलकर जो है एक संघ बनाया और शक और कुषाणों को, या कुषाणों को मुख्यतः उत्तराखंड की मैदानी क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया। तो अब एक खास बात क्या है, ध्यान से देखिए कि कुछ विद्वान ये कहते हैं ना कि जब इन योद्धियों ने एक संघ का निर्माण किया, जब इन योद्धियों ने एक संघ का निर्माण किया तो इनका चत्रेश्वर महात्मा नाम का जो राजा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये यशवंत सिंह कटौच कहते हैं कि चत्रेश्वर महात्मा नाम का राजा जो था उसने योद्धियों के संग में भाग लिया और कुषाणों को मार भगाया। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं ना, ये कुषाण मुद्राओं के आधार पर ही बनी हैं, कुषाण मुद्राओं के आधार पर बनी हैं, मुद्राओं के आधार पे बनी। इसका मतलब है कि जब कुषाण खत्म हो गए थे तो इस प्रकार की मुद्राएं बनी जो कि चत्रेश्वर महात्मा नाम के राजा ने बनाई थी। लेकिन एक गड़बड़ भी तो है।
हमने कहा था चत्रेश्वर भगवान शिव हैं, ऐसा हमने वहां कंक्लूजन निकाला है। तो कुल मिला के कुशाण राजा वो अवश्य होगा जिसने संघ में भाग लिया, लेकिन वो चत्रेश्वर नहीं होगा, शायद वो कोई और राजा होगा, लेकिन चत्रेश्वर क्योंकि भगवान शिव को दिखाने वाला एक नाम था। चलिए, तो कुल मिला के तो ये जो देहरादून का भैड़ वाला गांव है ना, भैड़ वाला गांव, तो इस भैड़ वाला गांव से श्री कठौस लिखते हैं कि यहां से चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, इसके अलावा भानु प्रकार की मुद्राएं, यानी राजा का नाम है भानु, रावण नाम के राजा की मुद्राएं, ये तमाम सारी की सारी मुद्राएं रावण नाम के राजाओं की मुद्राएं बड़ी संख्या में मिली हैं। तो इनसे पता चलता है कि लंबे समय तक जो है कुड़िंद जो थे वो अभी भी अपने अस्तित्व को पहाड़ी क्षेत्र में बनाए रखने के लिए सफल रहे। तो इस प्रकार से अब हम इस पे नाम लिख लेते हैं, यहां पे कुड़िंद, तो हमने नाम लिख लिया कुड़िंद। तो इस प्रकार से हमारे सारे राजवंश कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट हो गए का मतलब क्या है, जरा याद करते हैं हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। तो हमने अपने क्लासिफिकेशन को देखा था, अब उस क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से इस क्लासिफिकेशन को। तो इस क्लासिफिकेशन में हमने कहा था, ठीक है, तो याद कीजिए हमने कहा था कि कुड़िंदों के पश्चात के उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और कार्तिकेयपुर से पहले उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा था, गुप्तों से पहले का उत्तराखंड। तो हमने गुप्तों से पहले तक के उत्तराखंड के विभिन्न राजवंशों का अध्ययन कर लिया है और आशा करता हूं कि इसको हमने सरलता से सीख लिया होगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो सूचित कीजिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, इसके साथ एक शब्द और जोड़ दूं कि ये हमारी जो है द्वितीय अध्याय है, ये उसका पहला भाग है। अभी हमें इस काल और इस काल के राजवंशों का भी अध्ययन करना है। तो अपना निष्ठा से जो है अपना अध्ययन करते रहिए, मैं सदा आपके साथ रहूंगा और भरसक आपका प्रयास करता रहूंगा। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।